पिछले करीब एक महीने से देश की फिजा गड़बड़ाई हुई सी है। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा तक माहौल एकदम से बिगड़ गया है। कहीं बीफ तो कहीं धर्म ग्रंथ के नाम पर लोग भड़क रहे हैं और अपनों के ही खून के प्यासे हो रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं के बीच सबसे हैरत अंगेज खबर ये आई है कि देश के लोगों के बीच उपजा ये आपसी तनाव महज कुछ हादसे नहीं बल्कि सोची समझी साजिशों का हिस्सा है, जिनकी जड़ें विदेशों में हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस का दावा है कि कुछ विदेशी ताकतें देश के लोगों के बीच खाई खोदने की साजिश में जुटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो नफरत भड़काकर हिंदुस्तान को कमजोर करने की फिराक में है। बड़ा सवाल यह है कि अगर पंजाब पुलिस का यह दावा सही है तो फिर सरकार ऐसी साजिशों से निपटेगी कैसे। दादरी कांड की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि पंजाब में भी धार्मिक तनाव की लपटें उठने लगी। पंजाब के फरीदकोट समेत कई जगहों से सिखों के पवित्र ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ और बेअदबी की घटनाएं सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके खिलाफ शुरू हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। अब सुनिए चौंकाने वाली बात। पंजाब पुलिस का दावा है कि धार्मिक सद्भाव बिगड़ने की ऐसी घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। जो कोई एक दूसरे ने गलबात की है तो प्लस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कानूनी वारदात इन्होंने बंदों ने की है। इसके नाल इन्होंने बंदों की जो फॉरन कॉल देनी है अब्रॉड तो इनकी कॉलेज दुबई या ऑस्ट्रेलिया तो यूपी के कंटैक्ट आए नहीं बंदे। पंजाब की घटनाओं के पैटर्न पर नजर डालें तो पंजाब के डीजीपी का ये बयान बेहद गंभीर इशारा करता है। दरअसल पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान पंजाब में इसी तरह के 7 मामले सामने आ चुके हैं। जालंधर के जंडियाला गांव में, लुधियाना में, अमृतसर के पास तरनतारन में, कोट कपूरा में, बठिंडा के पास गुरसर जलाल गांव में और फिर फरीदकोट के बरगारी गांव में पवित्र ग्रंथ के अपमान को लेकर हिंसा भड़की। पिछले 10 दिनों सब केस जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट किए गए हैं उन्होंने 7 जो 5 केस ने उस ट्रेस आउट कर रहे हैं तो बाकी जो जगह इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने पंजाब के सभी जिलों को 1 अक्टूबर को ही गहरी साजिश का अलर्ट कर दिया था। इसके बावजूद हिंसा रोकी नहीं जा सकी। दूसरी ओर दादरी कांड को लेकर भी अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि ये घटना तात्कालिक नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हम कह रहे हैं उसमें प्लानिंग जरूर है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को कुछ इमोशनल सा ये हुआ कि एक अनाउंसमेंट हुआ वहां बीफ है और सब लोग इतना गुस्सा होके 2 मिनट में एक पूरी फैमिली पर इतना जबरदस्त हमला करके एक आदमी को कत्ल कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि उसके पीछे और कुछ रहा है। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर है कि धर्म के नाम पर देश को अस्थिर करने की साजिशें क्या वाकई में विदेशी ताकतों के इशारे पर रची जा रही हैं? दादरी की साजिश भले ही स्थानीय स्तर पर बुनी गई हो, लेकिन ऐसी जमीन पर देश के दुश्मनों को खाद पानी देते देर नहीं लगेगी। अगर ये सच है तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को अस्थिर करने में जुटी हैं। और सबसे अहम है सवाल ये कि नफरत के जरिए हिंदुस्तान को कमजोर करने की विदेशी साजिशों का मुकाबला सरकार कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि अगर साजिश विदेश से रची जा रही है तो अपने देश में हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यह घटना होती है और उसके ऊपर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। आखिर कब बंद करेंगे हमारे राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकना? इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल बलूनी जी, जो कि
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मुकेश नायक साहब, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, नावेद सिद्दीकी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सुधींद्र भदौरिया जी, जो कि लीडर है बहुजन समाज पार्टी के, और मौलाना अतहर दहलवी साहब, जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले नावेद, आपके पास चलना चाहूंगा। दादरी के अंदर जो कुछ हुआ, ग्रेटर नोएडा के अंदर, उसमें आपकी सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही। आप इसको मानने में क्यों हिचकते हैं? दीपक भाई, देखिए, ऐसा है कि हमने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जमीनी स्तर पर विकास हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ विकास का कार्य कर रहे हैं। हमने एक विकास की लकीर खींची हुई है और उस लकीर को मिटा कोई सकता नहीं है, इसलिए एक उसके पैरेलल एक दूसरी लकीर खींची जा रही है ताकि लोगों का, आवाम का माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाया जाए और ये दिखाया जाए कि देखिए यहां पर माहौल खराब है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो हमें, लेकिन नावेद भाई देखिए, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दावा है कि यह साजिश थी, एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, ये कोई हादसा नहीं था। तो सवाल यह है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी अगर ये साजिश थी? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि ये साजिश तो हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी सबने ये पहले ही कह दिया था और हम लोग लगातार चैनल पे बोल रहे थे कि ये सोची समझी साजिश है जो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और वही चीज निकल के सामने आई। इनका जो दो चेहरा है, इनका ये जितना जो भी चेहरा इनका सामने आ गया है जनता के, जो भी इस रिपोर्ट के जरिए आया है कि इसमें एक साजिश थी, अभी कुछ नाम निकल के और आएंगे, कुछ रिपोर्टें और हैं, वो भी आपके सामने बहुत जल्दी आएंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए जनता के सामने सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अच्छा, और वजह साजिश थी तो किसकी थी? वजह यह है, ये तो बताइए ना, आपकी सरकार है, अगर साजिश थी तो किसकी थी? नहीं, हमने इसको पूरा कंट्रोल किया। ऐसा नहीं है कि हमने कंट्रोल नहीं किया या हमें इसकी रिपोर्ट, हमें ये नहीं कह रहे कि हमें इसकी मालूमात, ये देखिए हमने उसको कंट्रोल बहुत अच्छे से किया। जिस तरह से अगर आप मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने दंगा कराया, मुजफ्फरनगर को लेके हमारी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई, उस तरह से हमने देखिए यहां पर आग को बढ़ने नहीं दिया। जिस तरह जंगल में आग लगती है, अरे आपके गठित आयोग तो आपका नाम ले रहा है, उल्टी बातें बताते हैं जी। हमने देखिए उस आग को फैलने नहीं दिया, हमने उसको रोका। हमारे प्रशासन, मैं ये तर्क नहीं मानता। आप अखलाक की जान बचाने में नाकाम रहे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी और लेना पड़ेगा आपको। सारा दंगा करवाया था, आप मानते हैं मौलाना? देखिए दीपक भाई, नरेंद्र मोदी साहब जब आए थे, नरेंद्र मोदी साहब ने एक वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, है ना, 125 करोड़ लोगों का साथ लेके हम चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास मेरे भाइयों बहनों करते थे, लेकिन ना वो अपने भाई के हुए, ना वो अपनी बहनों के हुए, और ना ही दीपक भाई उन्होंने अपने लोगों को मंत्री हत्या कर रहे हैं वहां उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके मंत्री लूट कर रहे हैं, उसमें क्या नरेंद्र मोदी जी की गलती है क्या? ऐसा नवेद भाई सुनिए, इनके मंत्री वहां हत्या कर रहे हैं, इनके मंत्री लूट कर रहे हैं, उसमें हमारी सरकार का क्या मतलब है? अनिल बलूनी साहब नाराज हो रहे हैं दीपक जी, इसलिए क्योंकि इनके मंत्री वहां हत्याएं कर रहे हैं, हत्याओं में शामिल हैं इनके मंत्री। खराब हो रहा है, इनके मंत्री सीसी, सुनिए भैया, अब हमारा माहौल खराब कर रहे हैं। संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम, सुन लीजिए, संगीत सोम, वो शख्स संगीत सोम है जो कि और आजम खान अच्छा काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में ले जाके, आजम खान अच्छा काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया है। किया आपने अभी तक? दीपक जी, हमारे को समय दिया जाए, पार्टी का चेहरा असली जो है वो हम सामने ले आए हैं। दीपक जी का समय सामने है। देखिए संगीत सोम, नावेद साहब, आपने अपनी बात आजम खान अच्छा काम कर रहे हैं, बोली अनिल बलूनी जी, पूछिए। दीपक जी, अभी नावेद सिद्दीकी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, इनके मंत्री पत्रकारों की हत्या करा रहे हैं, जला रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में देखिए, इनके मंत्री टोल प्लाजा पे मारपीट कर रहे हैं, बंदूकें छीन रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इनके मंत्री बेकाबू हो रखे हैं और हमारे ऊपर कहते हैं
हैं? अच्छा, इनके हमारे आजम मंत्री खान ये कर रहे हैं, हमारे यूनाइटेड लोग नेशंस ये की कर बात रहे कर रहे हैं और बात आपके हमारी लोग कर क्या रहे कर रहे हैं। हैं? अरे आप भाषा कंट्रोल क्यों कीजिए दे अपने रहे हैं? मंत्रियों के। ये बताइए, आपने जिस तरह का जंगल राज यहाँ दिखा रखा उत्तर प्रदेश के अंदर, असफल जिस हो तरह गए। से गुंडई आपके मंत्री कर रहे हैं, पूरी तरह अखिलेश यादव फेल हो चुके हैं। करने में असफल हो अखिलेश गए यादव हैं। असफल। आपके लोगों मैं को दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा, अफसोस क्योंकि की बात मुख्य है। सवाल ये है कि साजिश कौन रच रहा है। हम फिर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप में चल गए। मौलाना दहलवी जी, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, ये आप दोनों की सुन ली भैया, सुन ली, हो गई। देखिए सच्चाई की बात ये है, क्या नवेद साहब हो या अनिल साहब हो, हमारे समय में हम सब सुन लीजिए, सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए अनिल जी, सुनिए। परेशानी ये है कि इस वक्त हम सबके नजदीक सर्वोच्च देश होना चाहिए, और बदकिस्मती से पंजाब से लेके कर्नाटका और वहां से लेके हरियाणा में जो दुखद घटना हुई है, जहां पे खट्टर साहब जैसे व्यक्ति की सरकार है, कहीं दलित मारे जा रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी मेजोरिटी, कहीं मेजोरिटी। कश्मीर के अंदर इंजीनियर ने जो कुछ करा वो सब हमारे सामने है। ये साजिश के अलावा मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस देश में 1000 साल ताना बाना हो, जहां लोग एक साथ जुड़ रहे हों, जहां एक ऐसी सरकार है जिसने कहा हो कि सबका साथ सबका विकास हो, जहां यूपी के अंदर अखिलेश यादव जैसे सेकुलर चेहरा हो। देखिए साजिश की बू नवेद साहब कहां से आती है? संगीत सोम का सत्कार करके बीजेपी ने जो पाप किया है उसकी सजा इनको मिलेगी, मगर आप भी इस दोष में कम नहीं है। अभी दादरी के अंदर अखलाक के घर वालों के आंसू थमे नहीं थे कि दीनदयाल उपाध्याय साहब की बरसी के मौके पर जाके नेताजी ने जो बयान दिया कि साहब मेरी तमन्ना परिवर्तन आ जाए और बिहार के अंदर बीजेपी सरकार बना ले, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है। और हम तो हमेशा से कहते हैं, जहां तक बलूनी साहब की बात है, चलिए अखलाक को छोड़ दीजिए, अखिलेश को छोड़ दीजिए, सुनिए, आप सुनिए नवेद साहब, सुनिए नवेद साहब, सुनिए नवेद साहब, सुनिए, अब हमारा भी मौका, हम जनता है, हम जनता हमें बोलने दीजिए। नवेद भाई सुनिए, जनता को बोलने दीजिए ना। अब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? चलिए अगर मुलायम सिंह का बयान नहीं था, 6 दिनों में अमर सिंह का बयान दे रहे हैं, यशवंत सिंह का बयान दे रहे हैं, तो भगाने की भाषा नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, समाजवादी पार्टी में अमर सिंह और यशवंत सिंह के जो बयान आ रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो संगीत सोम के हैं। और बलूनी साहब आप सुनिए, आपकी जिम्मेदारी ये है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार, वहां पर एक व्यक्ति इन हालात में, दीपक जी बड़ी दिलचस्प बात आपको मालूम होनी चाहिए कि 1862 से 1862 से जम्मू कश्मीर एक अलग ऐसी रियासत है जिसमें गौकशी पे कानूनी पाबंदी है। और एक दिलचस्प बात यह है, आपको मालूम होना चाहिए, पूरी पैनल पूरे भारत के एक बहुत बड़े चैनल पे हम बैठे हुए हैं, कि 1947 में जब पहली जम्मू कश्मीर असेंबली बनी, उसने भी आरपीसी, हमारी आईपीसी चलता है जम्मू कश्मीर में, आरपीसी रणवीर बैनल कोड, उसने भी कहा कि गौकशी पे पाबंदी रहेगी। जब गौकशी पे कानूनी पाबंदी थी, वहां के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद, डिप्टी सीएम के इनको सांप सूंघ गया था कि असेंबली में इतना संवेदनशील बिल पास कराने की कोशिश की जा रही थी, एक नाकबत अंदेश आदमी जो बीफ पार्टी कर रहा था। ये सारी की सारी चीजें आप सबकी जिम्मेदारी है। विदेशों से ज्यादा इस देश में आप आग लगवा रहे हैं सब मिलके, क्या? इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस देश को रहने दीजिए, इसके ताने बाने को मत बिगाड़िए। दिवाली और दशहरे, अभी दशहरा हो रहा है, 80 फुट का रावण बन रहा है भोपाल के अंदर, वो बनाने वाले मुसलमान हैं। देलवी साहब सुन लिया आपकी बात। सुधींद्र जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बन गए हैं, चाहे मैनपुरी में हो, चाहे हमने देखा ग्रेटर नोएडा के अंदर हो, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, मैं कुछ कहूंगा तो ये कहेंगे कि ये बीएसपी के नेता के पर आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कर रहे हैं। 200 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे बड़े हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए मुजफ्फरनगर के अंदर। और श्री मुलायम सिंह जी अब सफाई में बैठकर 2007 से लेकर 12 तक के आंकड़े भी निकाल लीजिए, हम देख रहे हैं देश के अंदर। अरे आप 2007 से 2012 तक के आंकड़े निकाल आपको लीजिए। मौका मिला था, मैं नहीं बोला, आपकी आदत। नावेद साहब, आप आज 2007 से 2012 के आंकड़े निकाल लीजिए। तो मैंने एक घोटाले के मामले में, एक घोटाले के मामले में की जनता 7 मौतें हुई हैं, 7 लोग मारे गए हैं एक घोटाले के मामले में। इसका आप भाषण करवाइए, IAS अधिकारी करवाइए, प्लीज एक एक करके, नावेद भाई एक एक करके सुधींद्र जी को बोलने दीजिए। नहीं, मुझे कुछ IAS अधिकारी अपने आप को गोली मार लेता है। 2007 से 12 के बीच नहीं बोलने देंगे। IAS अधिकारी
अपने आप प्लीज एक एक करके, नावेद भाई एक एक करके सुधींद्र जी को बोलने दीजिए। नहीं, मुझे कुछ IAS अधिकारी अपने आप को गोली मार लेता है। 2007 से 12 के नहीं बीच बोलने में देंगे। IAS अधिकारी अपने आप को गोली मारता है। लोकतंत्र विरोधी आप क्या बात है, करने ये बैठे हैं? तानाशाह है। इसीलिए अरे क्या बात कर रहे हैं आप देखिए, आप किसी को बोलने नहीं देना। इससे पहले आपने बीजेपी के व्यक्ति को नहीं बोलने दिया, उसके बाद आप मुझे साथ और उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। आप मुझे नहीं, हम अपना काम करते हैं जहरी हम तौर अपना पर काम करने में विरोधी अगर है। हमारे ऊपर आप कोई जहरी उंगली तौर पर उठाएगा, आपकी मानसिकता तानाशाही वाली है। आपकी मानसिकता तानाशाही वाली है। आपको धूल चटा दी जाएगी इस बार। नावेद साहब, आप धूल चाटिएगा इस इलेक्शन के अंदर, आपको पता चल जाएगी आपकी हैसियत क्या है। देखिए, हाँ, हमको गलतफहमी नहीं, आपको बड़ी गलतफहमी उत्तर है। प्रदेश की जनता आपको धूल चटाएगी इस बार। आपने जिस तरह से मिलकर वहाँ पर 200 से ऊपर दंगे कराए, आपको कोई माफ नहीं करेगा। वही आपके लिए सही है। आप शेर व शायरी करिए। नावेद भाई गद्दी छोड़िए, शेर व नावेद शायरी सिद्दीकी करिए, साहब, गद्दी छोड़िए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर आदमी के बीच में ना बोले आप, क्योंकि जनता को कुछ सुनाई नहीं पड़ता और किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बिल्कुल। अरे दीपक भाई, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो मैं नहीं, जवाब तो दे आप रहा हूं। अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। आप अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। तो आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिए। सही बात। मुकेश नायक जी, सबके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मुकेश नायक जी, मैं पंजाब की बात करता हूँ। ढोल बजाइए। देखिए, मैं ये चलिए। कह रहा था, सुधीन जी, आपका मौका हुआ, मुझे मुकेश नायक जी के पास भी जाना है। मुकेश नायक जी, पंजाब के अंदर हिंसा होती है। नहीं, मैं एक सेकंड मैं आऊंगा, करूंगा। भदौरिया साहब, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए। हाँ। मैं नहीं, आऊंगा। मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं एक मुकेश नायक जी, मेरा बड़ा सीधा मामला है। सीधा सवाल पंजाब के बारे में है। पंजाब में आग लगी हुई है और आपके नेता जाकर मेमोरेंडम सौंपते हैं, जबकि पंजाब में बात स्थापित हो चुकी है कि विदेशी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है वहां पर। ऑस्ट्रेलिया और यूएई से फोन भी गए हैं वहां के लोकल गांव वालों को, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहां पर आप जख्म पर मरहम लगाने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, केवल पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं है, पूरे देश में ऐसी स्थिति है। 24% सांप्रदायिक घटनाओं की हिंसा की घटनाएं देश में बढ़ी हैं। 65% हत्या की घटनाएं देश में बढ़ी हैं। केवल मोदी जी के पहले 5 महीने के कार्यकाल में 600 घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, जिसमें 150 बड़ी घटनाएं हैं। चर्चों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया जा रहा है, पूरा पंजाब उबल रहा है और कोई भी अनुशासन वहां पर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक समय भारत में ये था कि बड़े बड़े और महान लोग समस्या उठाते थे और उतने बड़े बड़े महान और विचारवान लोग उस समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में विचार बहने की प्रक्रिया बिल्कुल अमर्यादित, असंयत, निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गई है। ये भारत की राजनीति का के घटियावाद का दौर है। आप देखो साक्षी महाराज, आप देखो गिरिराज सिंह जी, आप देखो प्राची देवी, आप देखो तोगड़िया जी, आप देखो केंद्र में जो मंत्री है, चाहे वो संस्कृति मंत्री हो, चाहे बीच में एक महिला मंत्री ने किस तरह का बयान दिया। एक बाढ़ आई हुई है असंयत बयानों की, अमर्यादित बयानों की। दिग्विजय सिंह का भी तो नाम लो। योगी आदित्यनाथ को भूल गए आप लोग। अच्छा अनिल, इन्हीं को देख, अब चौरसिया जी, इन्हीं को देख लो जिनको आपने पैनल में बिठा लिया है। ये किस तरह का संवाद कर रहे हैं, टेलीविजन पे पूरा देश देख रहा है। इन्हीं को देख लो आप। चलिए अनिल, सीधा आरोप आप पर है कि जब से मोदी सरकार बनी है न सबका साथ हुआ है न सबका विकास हुआ है, बल्कि समाज के अंदर तनाव बढ़ा है, जो कि एक हकीकत है। देखिए दीपक जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 4-4 लोग हैं और 4-4 लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पे हमको समय दिया जाए पूरा अपना जवाब देने का। दीजिए। चारों के चारों बीच में बोलने के उस्ताद हैं और जरूर बीच में इंटरप्ट मुझे करेंगे। देखिए दीपक जी, जब सरकार बनी और जिस तरह से सरकार ने कामकाज करना शुरू किया, निश्चित तौर पे पेट दर्द होना स्वाभाविक था। जिस तरह से मोदी जी ने विकास का काम शुरू किया, पूरे विश्व के अंदर देश की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इन लोगों को एक समस्या हुई, विशेषकर कांग्रेस को और विपक्षी दलों को, कि ये सरकार 5 साल की सरकार नहीं है, ये सरकार एक लंबे समय की सरकार, और हम लोगों का रोजगार तो गया, हम लोग जो काम करते थे वो गया।
तो ये बहुत परेशान हुए और उस कारण इन्होंने षड्यंत्र करने शुरू किए। दीपक जी, आपको याद होगा मिसबा कादरी का कांड हुआ मुंबई के अंदर, उन्होंने किराया नहीं दिया, उनके साथ कुछ सुनिए, अरे सुनिए भैया, बीच में बोलिए। एक मिसबा कादरी का काम हुआ, उनको मकान से निकाल दिया सोसाइटी से, तो इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, देखिए देखिए क्या हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। एक आपको याद होगा कलकत्ता में एक 75 वर्षीय नन के साथ दुर्घटना हुई, गलत कुकृत्य हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा देखिए देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए। ये इसी तरह से झूठ फैलाते रहे, षड्यंत्र करते रहे। दादरी के अंदर अगर कोई जिम्मेवार है दादरी की घटना के लिए तो वहां की अखिलेश सरकार है। किसी ने नहीं कहा अखिलेश यादव, किसी ने नहीं कहा जवाब दीजिए, किसी ने नहीं कहा कि अखिलेश सरकार को हटाइए, बोला मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है, एक मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और इनके साथ मिलकर देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश की जनता समझ रही है कि विकास के एजेंडे को डिरेल करने की कोशिश चल रही है। सुनिए अनिल जी, मैं सियासी आदमी नहीं जैली साहब, मैं आपको रोकूंगा, सबको रोकूंगा, क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर दादरी कांड हो गया था, अगर दादरी कांड हो गया था, दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इंसानियत को शर्मसार, इनटॉलरेंस की जो घटनाएं हैं, हिंसा की जो घटनाएं हैं इंडिविजुअल्स के खिलाफ, समाज के लिए, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी हम इन्हें रोक क्यों नहीं पाते। अनिल, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मैं आपको एक आईबी की रिपोर्ट दिखाता हूं, मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से लोगों को रिक्रूट करके पंजाब में अशांति और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहां के डीजीपी ने इस बात को माना है कि ऐसा हुआ है। हाल ही की जो घटनाएं हुई उसको लेकर केंद्र में आपकी सरकार है जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट संभालती है, राज्य में आपकी और अकाली गठबंधन की सरकार है, आप इन चीजों को रोक क्यों नहीं पाते जानकारी होने के बावजूद? देखिए दीपक जी, जहां तक इस स्पेसिफिक जो पंजाब वाली बात है, यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से चीजें की जा रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया में की जा रही है, सब पे सरकार की नजर है और मुझको ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन दीपक जी, मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। आप देखिए जिस तरीके से दादरी के अंदर घटना हुई और घटना की पूरी जानकारी ना होने के बावजूद राहुल गांधी वहां पहुंचे उसका राजनीतिकरण करते हैं, जिस तरह से लाशों पे राजनीति करना शुरू की जाता है। अभी आप देखिए आज की जो वल्लभगढ़ की घटना है, वहां पहुंच के हरियाणा के अंदर इनके शासनकाल में 10 साल के अंदर 11,000 मामले दलित उत्पीड़न के ड्यू हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। 11,000 मामले, दीपक जी छोटे नहीं होते। लेकिन राहुल गांधी को तब कभी याद नहीं आया कि हुड्डा जी को बुलाए, पूछे क्या मामला। आज कोई घटना होती है तुरंत लाशों के सौदागर, वोटों के सौदागर। देखिए दीपक जी, जो लुटेरे हैं वो परेशान हैं, जो भ्रष्टाचारी है वो परेशान है। कभी याद नहीं आया कि हुड्डा जी को बुलाए, पूछे क्या मामला। आज कोई घटना होती है तुरंत लाशों के सौदागर, वोटों के सौदागर। देखिए दीपक जी, जो लुटेरे हैं वो परेशान हैं, जो भ्रष्टाचारी है वो परेशान है सरकार से। ये पूरे मिलके कांग्रेस के साथ मिलकर एक माहौल बना रहे हैं, किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरह से सरकार को उखाड़ा जाए। ये लुटेरों का काम है, भ्रष्टाचारियों का काम है, ये लगे हैं सरकार को अस्थिर करने में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ देश की जनता समझदार है, ये मानेगी नहीं, समझ रही है कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। मैं एक मिनट मुकेश नायक जी को जोड़ता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पे राहुल गांधी पर बात हुई है। राहुल गांधी आज उखड़े फोटो आपके मामले को लेकर। सवाल यह है कि अखिलेश के घर पहले राहुल गांधी पहुंचे, आप तो हरियाणा में पहले राहुल गांधी पहुंचे। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि माहौल को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि राजनीतिक रंग दिया जाए? अनिल बलूनी जी। मुकेश भाई देखिए, कांग्रेस के नेता इस तरह की जहां भी घटनाएं होती हैं वो जाते रहे हैं, ये हमारी परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। अभी जो इन्होंने बताया कि दलित उत्पीड़न के हजारों मामले हरियाणा में पेंडिंग है, तो भैया मैंडेट तो हरियाणा में हमारी करती रही है आपकी पार्टी। लेकिन वो लाशें बिछा अगर आप कह रहे हैं कि बताइए हरियाणा में हजारों मामले अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आप क्या कर रहे हैं बलूनी साहब? नावेद भाई, एक एक करके मैं आपके पास भी आऊंगा। मुकेश नायक जी, मुझे भदौरिया जी के पास भी जाना है। मुकेश नायक जी,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि हरियाणा में दलित उत्पीड़न के इतने मामले पेंडिंग हैं, तो क्या अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इनको लाइसेंस मिल गया है क्या गलतियां करने का? यानी उसको आधार बनाकर इनने कोई लाइसेंस ले लिया है क्या हरियाणा में स्थिति नहीं सुधारेंगे, ये भी इसी तरह की गलतियां करेंगे? हुड्डा जी को क्यों नहीं बुलाया इसके लिए? नहीं, आप समझे नहीं मुकेश जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 11,000 मामले पेंडिंग थे। राहुल गांधी कभी हुड्डा जी को बुला के नहीं बोला ये क्यों हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है कांग्रेस के राज में? दीपक जी का जो सवाल है, दीपक जी, वो जो शो है मैं इसमें दोनों के बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं एक मुकेश जी को खत्म कर लेने दीजिए, फिर अपन आपके पास आते हैं। मुकेश जी संक्षिप्त में खत्म करिए, और अनिल प्लीज बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं। मुकेश जी देखिए, ये बीच में बोल देते हैं, इससे विचार टूट जाता है। ये नेशनल टेलीविजन है। दीपक जी, मेरा समय इन्हें दे देने की कृपा करें, बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। देलवी साहब, ये इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी रोक क्यों नहीं पाते? देखिए, बिल्कुल दीपक जी, आपके लिए एक जमाने से आप जो है टीवी को और मीडिया को देख रहे हैं, और बलूनी साहब और मुकेश जी सब जानते हैं कि 1988 के अंदर द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस करके एफबीआई ने एक रिपोर्ट की थी। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका की बड़ी भर्त्सना की गई थी। और मैं यहाँ किसी कांग्रेस का या बीजेपी के प्रवक्ता ने, एक भारतीय की हैसियत से मैं बड़े संक्षेप में 3 चीजें बताता हूँ। उसमें कहा गया था कि अमेरिका के सब कुछ करने के बावजूद केंद्र सरकार को यह मालूम हो गया था, भारत की केंद्र सरकार को, कि पंजाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश में छठा दौरा कब आने वाला है। ये मालूम हो गया था कि सारी चीजें लंका में किस तरह हो रही है। हमारा कहना यह है, एक इतने ज्यादा इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे पास सारे सब चीजें हैं। इंटेलिजेंस बार बार ये करी, आजकल वेबसाइट पे बलूनी सिंह आप जानते होंगे INIS करके, यानी इंडो इजराइल करके भी और इंडो पाकिस्तान करके भी, ये वो तमाम के तमाम लोग हैं जो भारत में इस तरीके का उपवाद पैदा कर रहे हैं। हमने क्या करा, विकास क्या हुआ, GDP क्या हुई, ये नवेद साहब के हैं या मुकेश से, मुझको उससे मतलब नहीं। देश की एकता और अखंडता सबसे अहम तरीन मुद्दा होना चाहिए। दूसरी चीज, लाशों पे तो बात यह है कि हम सब सियासत करना जानते हैं। अगर पटना रैली के बाद 6 लोग मारे जाते तो प्रधानमंत्री महोदय भी उस वक्त उनके घरों तक गए थे संवेदना देने। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी मरने वाले की संवेदना को हमको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरी और एक अंतिम बात जो बड़े संक्षेप में, बलूनी साहब, आपकी जिम्मेदारी यूं है कि चूंकि आप एक बड़े बहुमत के साथ आए हैं, शर्मनाक बात यह कि जिस देश के अंदर क्रिकेट हो तो उसके ऊपर लोग पिच तोड़ने पहुंच जाते हैं, कोई बाहर का एक्टर आए तो हम उसके ऊपर जो संक्षेप करने लगते हैं। हमारी हालत ये है कि पंजाब से, सुन लीजिए नवेद साहब, सुनिए, आप भी दूध के धुले नहीं है, सुनने दीजिए मुझको। हालत ये है कि महाराष्ट्र में कोई दूसरी सूरत है। आप अभी बलूनी साहब, आप नेट चेक कर लीजिए, किरण रिजिजू साहब जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, जिन्होंने कहा था कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में हम भी बीफ खा, अभी उनका बयान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में मजा आता है। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव कर रहा है। जब सरकार में इतना विरोधाभास हो, जब इसी में लग दिया जाए कि बिहार का चुनाव कैसे जीता जाएगा, जब यही सब कुछ हो जाए किस तरीके से रिजर्वेशन को लाया जाएगा, इसलिए इस सरकार को केशवपुरम से मत चलाइए, इसके इकबाल को बुलंद रखिए। पाकिस्तान और चाइना, अरे 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इस पे बात करिए, खाली डाल लीजिए। सुनिए मौलाना जी, आप ये दुष्प्रचार बंद कीजिए। क्या दुष्प्रचार है? समझता हूँ ये आपने दुष्प्रचार का कारण बंद कीजिए। क्या दुष्प्रचार? ऐसा काम कर लिए, बहुत परेशान है, शायद उसमें से आप भी एक हों, है ना। सरकार जानती है कैसे काम करना है, लेकिन आप इस तरह से दुष्प्रचार करें, दुष्प्रचार मत करिए। सरकार को पता है कैसे काम करना है, सरकार अच्छी दिशा में चल रही है। आप लोग डिरेल करना चाहते हैं सरकार के एजेंडे को, आप सरकार को डिरेल करना चाहते हैं मौलाना जी। ये सरकार, ये देश आगे निकल चुका है। अब आप कितने दिन बंद करेंगे, कितने दिन चलाएंगे? बहुत दिन चलने वाला नहीं आप लोगों का खेल। देश आगे चल रहा है, देश विकास की भाषा समझ गया है, अब आपकी भाषा नहीं समझेगा। देश आप कितना गुमराह कीजिए, कितना झूठ बोलिए, ये देश रुकने वाला नहीं, देश आगे बढ़ता जाएगा और देखेगा, विकास करेगा। आज दुनिया के अंदर देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पूरे देश के अंदर दुनिया में समस्या में समझ सकता हूँ। हाँ देश, अरे आप यही लोगों पे स्याही फेंकी जा रही है। अरे आप कर रहे हैं, कुछ नहीं जल रहा, ये आप लोग जला रहे हैं, आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से आपको रात को समझाते हैं, आप परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी का। देश विकास कर रहा है, जल नहीं रहा, देश जल नहीं रहा, देश विकास कर रहा है, जल रहे हैं आप, सच बोलिए। आपका दिल, देश की आम
आदमी को दाल उसकी मौलाना जी, आपका दिल जल रहा है, मैं समझता हूँ। और जनता को केस भी। नहीं चल रहा है कहीं पर भी। और आपके व्यूअर्स को भी। अच्छा ठीक है मैं भदौरिया जी के पास चलता हूँ। भदौरिया जी मुझे बताइए, आप समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देख रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि तमाम इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां क्यों होती है, प्रशासन की तरफ से एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं, और अगर नावेद साहब हमको बोलने दें, क्योंकि ये तो किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं, तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा, अगर इसमें बीच में टीका टिप्पणी न करें। माननीय राष्ट्रपति जी, उन्होंने तक कह दिया कि इस देश के अंदर सहिष्णुता खत्म हो रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, और ये हमारी जो हजारों वर्ष की संस्कृति है जिसमें हम लोग एक साथ रहे हैं, वो अभी कुछ समय में बहुत ज्यादा बिगड़ा है। आखिर कुछ न कुछ तो चीज हुई होगी जिससे उनको इस बात को कहना पड़ा, और मैं समझता हूं कि बीजेपी को अपने अंदर झांकना चाहिए कि इनके साक्षी महाराज क्या बोलते हैं, योगी क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, और मैं फेरिस्त पूरी लगा सकता हूं, और इनके सहयोगी लोग स्याही फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर। कुछ लोग तो इनके विधायकों ने जम्मू कश्मीर के विधायक, चुने हुए विधायक को वहां पर इस तरह से बेरहमी के साथ पीटा, बेरहमी के साथ पीटा, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? और मैं ये भी कहूंगा, मैं ये आप देखिए, मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो मोदी की तारीफ में लगी हुई है, बीजेपी की भी तारीफ में लगी हुई है, और बिहार में वो वोट मांग रहा है मोदी जी के लिए, तो इससे तो समझ में आ गया कि कैसे फिक्स मैच चल रहा है दोनों लोगों के बीच में। अच्छा नवेद भाई, ये बताइए, चाहे मौलाना देहलवी हो, चाहे अनिल बलूनी हो, चाहे देश के एक पॉपुलर परसेप्शन है वो ये है कि बीजेपी और आप में मैच फिक्सिंग है, बिल्कुल है। इसीलिए आप बीजेपी के नेताओं पर आरोप तो लगाते हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। नहीं, देखिए, ऐसा है, हम अपना काम कर रहे हैं, शासन अपना, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और कार्रवाई जैसे ही हमें पता लगता है कौन दोषी है, क्या है, कि उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। यशवंत सिंह के ऐसा खिलाफ नहीं है। लेकिन एक चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक चीज जो मेरी बात रह गई, जो अभी बात उठाई गई कि ये आखिर ये सब क्यों हो रहा है, प्रधानमंत्री इतना खामोश क्यों है। दीपक भाई, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ चलूंगा। 1740 के आसपास एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था, नादिर शाह नाम था उसका, जिसको दूसरा सिकंदर आजम कहते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट सेकंड। नादिर शाह के सेनापति ने उनसे कहा, आप हाथी पे क्यों नहीं चलते हैं, आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपको तो हाथी पे चलना चाहिए, आप घोड़े की सवारी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं घोड़े की सवारी इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं लगाम मेरे हाथ में रहे। नरेंद्र मोदी साहब हाथी की सवारी कर रहे हैं, इसलिए उनके हाथ में लगाम नहीं है, लगाम निकल और गई है। लगाम नहीं है। अखिलेश यादव के हाथ में नरेंद्र नहीं मोदी साहब के हाथ में लगाम नहीं है, आजम उनसे खान कहिए के हाथ हाथी में से है उतर के लगाम। घोड़े पे बैठे, लगाम कर लेके पकड़े, आजम लगाम, खान के हाथ नादिर में शाह है लगाम लगाम आपकी लेके तो। चलता था। अच्छा लगाम सुनिए, लगाम नहीं है। प्राची, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, कितने लोग हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सुनिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी और उनके सहयोगी, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, आप अपनी जेब में, भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी अपनी जेब में माचिस लेके चल रहा है कि माचिस लेके पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी जाए। नवेद साहब, सवाल ये देखिए, मकसद है। नवेद साहब, अच्छा एक मिनट, देहलवी साहब, दीपक नवेद भाई, भाई, अनिल बलूनी, अनिल में ब्रेक के तुरंत सवाल यह है, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और हम उसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अनिल बलूनी जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे विपक्ष ने कहा कि दादरी कांड पर इतनी देर तक प्रधानमंत्री का न बोलना बेहद अफसोसजनक है। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को बहुत पहले ही इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, क्या प्रधानमंत्री बिना किसी जांच के बोल देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, उससे वहां उसकी रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया, बाकी एजेंसीज की रिपोर्ट को देखा गया, उसके बाद कहा जाता है। देखिए दीपक जी, एक षड्यंत्र, एक साजिश चल रही है।
आप देखिए अभी साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं। नहीं, साजिश भय का किसकी है? वातावरण पैदा ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप अनिल, कलबुर्गी जी की साजिश हत्या किसकी हुई। है? किसके राज में हुई? नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ दीपक जी, कलबुर्गी जी की हत्या हुई। खाली उत्तर प्रदेश को क्यों ले रहे हैं साहब? आप कार्य थी, कर्नाटक को लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये लीजिए, षड्यंत्र स्याही चल रहा है पोत रहे हैं कांग्रेस आप। बताइए। अरे भाई बीच में मत दीपक भाई, बोलिए। हमारे अच्छा, बचपन में आज- स्याही जो है वो आज कलम में बोलिए, डाली जाती थी। एक आजम खान, अरे देखिए गलत है। देखिए आते हैं हमारे लोग, बचपन में सम्मान स्याही लौटा कलम के में 10 डाली पत्ते जाती जाके थी। लौटा के आते। किसी आपके ने नहीं कहा सहयोगी दीपक जी, चेहरों किसी पे ने डाल रहे हैं। आपने डिबेट नहीं की। आजम खान ने लगता है अनिल के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। खान साहब ने मैं एक सीधा खान साहब ने इसलिए मैं एक सीधा सवाल मुकेश नायक जी से लेना चाहता हूं, वक्त बेहद कम है। मुकेश नायक जी, आपने सबके नाम ले लिया, गिरिराज सिंह का ले लिया, आपने साध्वी प्राची का ले लिया, आपने महंत योगी आदित्यनाथ का ले लिया, आपने संगीत सोम का ले लिया, लेकिन आजम खान का नाम नहीं लिया आपने। देखिए दीपक जी, अभी जो चल रहा है, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बिहार के चुनाव में भूख, अज्ञान, अशिक्षा, बेरोजगारी, भौतिक लक्ष्य जैसे गंभीर सवालों पर कोई बात नहीं हो रही है। गाय पर, बकरी पर, मुर्गी पर, भैंस पर चर्चा हो रही है। और अभी मैंने 2 दिन पहले एक अखबार में पढ़ा, एक बहुत बड़े हिंदी के अखबार में, कि कोई नेता सुअर की पार्टी देने की तैयारी कर रहा है। हम गाय से सुअर पर आ गए। भारत की राजनीति का इससे ज्यादा पराभव और अवमूल्यन क्या हो सकता है? दिल्ली साहब, मुझे बताइए कि समस्या का हल क्या है? देखिए समस्या, आंखें बंद करके हम इसको देखते ही रहेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। पहली चीज तो ये कि हमको मानना चाहिए कि इस वक्त देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। उनकी सेवाओं का पूरा हमको बहाल बने। दूसरी सबसे अहम तरीन चीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देश को सर्वोच्च समझना पड़ेगा। ये चचा भतीजा नहीं। नवेद साहब, आपको मालूम है, ये जो बलूनी साहब आपको कह रहा है, अगर उनके एक चचा आजम खान है, दूसरे चचा साक्षी महाराज है, जिसको बलूनी साहब भूल जाएंगे। तीसरी अहम तरीन चीज ये है, हमको जो भी व्यक्ति, देखिए बलूनी साहब, मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, सब मेरा स्वभाव जानते हैं, लेकिन मुझसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आजम खान के यूएन वाले मुद्दे को कोई समर्थन नहीं कर सकता। जो भी सच्चा भारतीय उसको समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन महाकुंभ की बात हो या अभी गाय के ऊपर जो उनका बयान आया कि भाई कानून बनना चाहिए, हम सबने उनके साथ हां में हां मिलाई। परंतु आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, और आप ही के एक अलायंस जो पार्टनर, जब जिसको कहिए आजाद उम्मीदवार था, हम 3 दिन से कह रहे हैं कि भाई उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, जिस व्यक्ति की वजह से इस तरीके का सब। तो कहीं ना कहीं आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बिहार का चुनाव आए, यूपी का चुनाव है, उससे आगे बढ़िए, देश को जोड़ने की बात कीजिए। गाय, हम यकीनी तौर से, आज एक मेरे हिंदू साथी ने एक बहुत अच्छा करा है कि गांव एक ऐसा राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसा राष्ट्रीय मवेशी हमने बना दिया है जो दूध कम दे रहा है, वोट देने की फिक्र में सब लगे हुए। चलिए, इसी नोट पर हम इस बहस को रोकेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको रोकने की जिम्मेदारी क्या सभी राजनीतिक पार्टियों की नहीं है? आपकी और हमारी तो है, लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि राजनीतिक पार्टी अपने इस